नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है। देश के ज़्यादातर राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के बाद हिंदी भाषा ही आम बोलचाल में प्रयोग की जाती है। लेकिन आज के इस वर्तमान परिवेश में, कामकाज की दुनिया में, व्यवहारिक बोलचाल में हिंदी की क्या भूमिका है, हिंदी की स्थिति क्या है और हिंदी खुद को कहाँ देखती है, आज हम इन्हीं सब विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सूर्यकांत सामल जी को, जो कि आयकर विभाग राजभाषा के सहायक निदेशक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही अंजेश कुमार जी को, जो कि कृषि अनुसंधान परिसर के पूर्व तकनीकी अधिकारी रह चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही राखी परमार जी को, जो कि सहकारिता विकास निगम में हिंदी विभाग में कार्यरत हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर सामल जी से है कि आज के वर्तमान परिवेश में, कामकाज की दुनिया में और व्यवहारिक बोलचाल में हिंदी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है? जैसे कि मैडम, आज के दौर में हिंदी की महत्वपूर्ण बहुत ही ज़्यादा है कि चूँकि एक समय ऐसा था, स्वाधीनता के पूर्व में बात लीजिए कि जब स्वाधीनता हुई तो हिंदी भाषा को ही माध्यम बनाया गया था, और स्वाधीनता के बाद आज के दौर में 53 करोड़ लोग हिंदी को ही अपनी मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया है, और व्यावहारिक हिंदी के तौर पर अपने स्थान पर लोग हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन जब तक हम कार्यालयों में उस हिंदी को प्रयोग में नहीं लाते हैं, तब संघ सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं या जो कार्यक्रम, वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत जो लक्ष्य दिए गए हैं, उसको हम लोग प्राप्त करने की दिशा में अभी भी पीछे हैं। फिर भी कोशिश ये की जा रही है कि भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करके उन लोगों के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उन लोगों की जो कमियां पाई जाती है या दिक्कतें दिखी जाती है, उसको दूर किया जाए। और इसके लिए भारत सरकार भी कुछ कठोर नियम भी बनाए हैं। जैसे राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले सभी कागजातों को अनिवार्य रूप से हिंदी में ही जारी करना है, और अंग्रेजी में भी साथ साथ जारी करना है। उसको केवल हम लोग अंग्रेजी में जारी नहीं करेंगे। इस तरह राजभाषा नियम 5 भी बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपको हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना आवश्यक है। अगर नहीं देना है तो उसकी कोई आवश्यकता ये नहीं है, तो आवश्यक नहीं है, लेकिन केवल उसका हम अंग्रेजी में नहीं दे सकते हैं। हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में नहीं दे सकते हैं। इसी तरह अगर हम आज के दौर में देखें, हिंदी को कई मामलों में उसकी जो उन्नति होनी है, आगे आगे बढ़ रही है, फिर भी कुछ मानसिक परिवेश बोलिए या संकुचित मानसिकता के कारण आज हिंदी को जिस तक पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच पाई है। आशा की जाती है कि आगे के दिन में हिंदी अपने मुकाम में पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल। अंजेश जी, ज़्यादातर राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं का दबदबा रहा है या वर्चस्व ही रहा है, उसके बाद हिंदी भाषा बोलचाल में प्रयोग की जाती है। लेकिन वहाँ के लोगों, जितने भी लोग हैं, उनका मानना है कि अगर हिंदी भाषा आम बोलचाल में प्रयोग की जाएगी तो इससे क्षेत्रीय भाषाएं दब जाएंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। उसका कारण ये है, मैं आपको बताता हूँ कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं जी, और अपने देश में राज्यों का निर्धारण जो हुआ वो भाषा के आधार पर ही हुआ। जिस तरह से आंध्र प्रदेश बना तो तेलुगु के लिए बना, कर्नाटक बना तो कन्नड़ के लिए बना। बाद में कुछ ऐसे विभाजन भी हुए हैं जो कि एक ही भाषा रहते हुए, जैसे तेलंगाना बन गया या फिर और दूसरे राज्य बने। आप गौर करके देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि ये सभी भाषाएं जितनी भी हैं, चाहे वो उड़िया हैं, चाहे वो तेलुगु हैं, कन्नड़ हैं, तमिल हैं, इन सबों का बहुत ही समृद्ध इतिहास है और इसमें बहुत अच्छा साहित्य सृजन हो रहा है, फिल्में बन रही हैं और लोगों के बिल्कुल जनमानस पे छाया हुआ है। जैसे लोग कहते हैं कि केरला में सुबह नहीं होगी अगर मलयालम मनोरमा नहीं छपेगा, तो ऐसा क्यों होता है? सचमुच में लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में वो मलयालम भाषा बिल्कुल उनके अंतर तक समाया हुआ है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि कोई क्षेत्रीय भाषा दब जाएगी या हिंदी वहाँ पे कमज़ोर हो रही है। हमें दोनों का समान रूप से सम्मान करना है। भाषा को हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं क्योंकि भाषा हमें यूँ कहिए कि फ्री में मिल जाती है। हम लोग जब भी इस धरती पर आते हैं तो धीरे धीरे कोई ना कोई भाषा एक मिलती है और वो भाषा मिलती है तो इसलिए हम भाषा का महत्व तो नहीं देते हैं।
लेकिन सच बात यह है कि भाषा ही व्यक्ति को सचमुच में मनुष्य बनाती है, तो भाषा ही मनुष्य बनाती है। बाकी जितने सारे जीव जंतु हैं उनकी जो भाषा है वो संकेत की भाषा है, लेकिन हमारी भाषा में बहुत सारी विविधता है। तो आप को मैं बताऊं कि भारत सरकार ने एक बार जस्टिस कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, और उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था 1967 में वो उस आयोग का गठन हुआ था, तो उन्होंने जो अपनी अनुशंसा दी थी तो उन्होंने त्रिभाषा फॉर्मूला सुझाया। उन्होंने कहा कि ये दिक्कत है कि अंग्रेजी को तुरंत में हम हटा नहीं सकते, तो अंग्रेजी को तुरंत में हम हटा नहीं सकते, लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ क्यों नहीं हिंदी और एक अन्य भारतीय भाषा को लिया जाए, और प्रत्येक राज्यों में अलग अलग इस तरह की व्यवस्था की जाए। जैसे अगर झारखंड में तेलुगु भाषा को लिया जाता जी, तो तेलुगु के ढेर सारे लोग यहाँ टीचर होते, तेलुगु के ढेर सारे लोग यहाँ शिक्षक होते। उसी तरह से अगर जो उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांटकर वहाँ तमिल और मलयालम को दिया जाता तो वहाँ भी उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता। इसी तरह से हिंदी शिक्षक के रूप में अहिंदी भाषी राज्यों में लोगों को मिलता। दुर्योग से उस पर बहुत कार्य नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी भारतीय भाषा को कोई खतरा नहीं है, और ये सभी भारतीय भाषाएं समृद्ध हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि उड़ीसा में उड़िया में कार्य होता है, राज्य सरकार के सारे कार्य उड़िया में होते हैं। उसी तरह से कर्नाटक में कन्नड़ में ही सारे कार्य होते हैं, तमिलनाडु में तमिल में ही सारे कार्य होते हैं। अब यहाँ बात आती है अपने केंद्र सरकार के कार्यालयों की, तो केंद्र सरकार के कार्यालयों में ये बात बिल्कुल सही है कि पूरी तरह हम लोग हिंदी को नहीं अपना सके हैं, लेकिन जो कार्य हो रहे हैं वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत निराशाजनक है, उससे आशा जगती है और उसमें उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। जी राखी जी, आप खुद युवा हैं, लेकिन आज की जो वर्तमान परिस्थिति है तो ऐसा देखा जा रहा है कि जो युवा पीढ़ी है ना तो अंग्रेजी भाषा पर ही उसकी पकड़ है और ना ही पूर्ण रूप से हिंदी भाषा पर। इसे आप कैसे देखती हैं? जी, ये मैं मानती हूँ कि आजकल की जो भी युवा हैं वो ज़्यादा जोर आजकल अंग्रेजी कल्चर को दे रही है, और इसका सबसे बड़ा माध्यम है आजकल का सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण रोल आज के समय में निभा रहा है, जहाँ पे लोग उस जो भी संस्कृति को दिखाया जा रहा है उसको अपना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि युवाओं को हम हिंदी कल्चर से हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो हिंदी है वो एक राजभाषा नहीं जिसको बोल सकते, वो एक राष्ट्रभाषा है। तो इसकी जो शुरुआत होनी चाहिए वो हमारे स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस जहाँ पे भी युवा लोग पढ़ने जाते हैं वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, जिससे युवा उस हिंदी को पकड़े और हमारी सांस्कृतिक जो परंपरा है, हिंदी को हम एक भाषा के रूप में ना देखें, उसको अगर हम सांस्कृतिक पारंपरिक एक धरोहर के रूप में देखें तो हर युवा उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकता है और हिचकिचाएगा नहीं अपनी भाषा को बोलने के लिए। तो उसी तरीके से हर स्कूल कॉलेजेस में जिस दिन हिंदी को एक भाषा के रूप में देखा जाएगा तो उस दिन हर युवा अपनी इस धरोहर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर मतलब दिखा सकता है। जी सूर्यकांत जी, राजभाषा के रूप में हिंदी विस्थापित है और हमेशा ही कोई भी बड़े बड़े लोग या नेता मंत्री कोई भी यही कहते हैं कि हिंदी को प्रमोट किया जाए, उसे प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन सरकारी दफ्तरों में, कार्यालयों में केंद्र से जो चिट्ठियां आती हैं वो अंग्रेज़ी भाषा में आती हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि उसका जवाब अंग्रेज़ी भाषा में दिया जाए? ये ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी इसे आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि केंद्र से ही जब चिट्ठी अंग्रेजी भाषा में आएगी तो दफ्तरों में फिर हम कैसे हिंदी को स्थापित करेंगे? हाँ, आपने अच्छा सवाल आपने किया। बहुत समय से देखा जाता है कि अक्सर मंत्रालयों से या केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालय जो दिल्ली में स्थित है वहाँ से पत्र अंग्रेजी में आते हैं, जबकि जब राजभाषा नियम बनाए गए हैं या वार्षिक कार्यक्रम हर वर्ष तैयार किया जाता है, उसमें राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न कार्यालयों के लिए लक्ष्य दिया जाता है। आप जानते ही होंगे कि हमारे पूरे भारत को 3 वर्ग में बांटा गया है, क, ख और ग, और 3 क्षेत्रों के लिए अलग अलग मापदंड दिए गए हैं राजभाषा से संबंधित कार्यों को करने के लिए।
जहाँ तक क क्षेत्र के लिए की बात है तो उस क्षेत्र के लिए ये रखा गया है कि अगर हिंदी में पत्राचार करना है तो हिंदी में 100% पत्राचार हिंदी में ही किया जाना है। और उस स्थिति में अगर आपके कार्यालय में कोई पत्र अंग्रेजी में आते हैं तो ये नहीं समझें कि अंग्रेजी में आए हैं तो उसको अंग्रेजी में ही दिया जाना है। तो बेझिझक अगर आप हिंदी में उस पत्र का उत्तर हिंदी में बना सकते हैं तो उसको हिंदी में दिया जाना आवश्यक है। क्यों ना, चूँकि हमारे कार्यालय के लिए लक्ष्य रखा गया है 100% पत्राचार तभी हो पाएंगे जब हम अंग्रेजी पत्रों का उत्तर भी हिंदी में ही देंगे, अन्यथा हमारा पत्राचार की जो लक्ष्य है वो कम हो जाएगा। तो इस स्थिति को देखते हुए भले ही पत्र अंग्रेजी में आए हो तो उसका उत्तर जरूर अंग्रेजी के बजाय हिंदी में ही दिया जाना है। और इसके उपरांत अगर कोई पत्र किसी ग क्षेत्र से आया है अंग्रेजी में तो उस स्थिति में तो उस व्यक्ति को पत्र देने के लिए हमको अंग्रेजी ही देना होगा। और साथ ही में अगर हिंदी में देना चाहें तो हम लोग दे सकते हैं, उसके लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब अगर ग क्षेत्र से, यानी ग क्षेत्र कहने का अर्थ ये हुआ कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्र जितने हैं, तो उस क्षेत्र से जो पत्र हिंदी में अंग्रेजी में आते हैं तो आप अंग्रेजी में ही दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हिंदी में पत्र दिया है ग क्षेत्र से तो उसका उत्तर हम अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि वो व्यक्ति आपसे ये अपेक्षा करती है कि आप उस पत्र का उत्तर हिंदी में ही दें, अन्यथा वो जो मैंने जैसे पहले ही कहा कि राजभाषा नियम 5 का ही उल्लंघन माना जाएगा। और मंत्रालय विभाग को भी इस तरफ पे ध्यान भी देना चाहिए कि चूँकि संघ सरकार की जो राजभाषा है वो हिंदी है और केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में ही काम करने के लिए ही प्रेरित किए जाते हैं और निर्देश भी दिए जाते हैं, तो इसलिए इस सब को ध्यान में आगे रखने की आवश्यकता है और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी पत्राचार ही करने की आवश्यकता है, हिंदी में ही पत्राचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल अंजेश जी, हम घर से ही किसी भी चीज़ को, किसी भी भाषा को सीखने की हमारी जो है वो शुरुआत होती है। घर से स्कूल, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से कार्यालय और फिर कार्यालय के बाद से आप बाज़ारों में जाते हैं, व्यवहारिक बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें जो शुद्धता है, हिंदी की शुद्धता, वो कहीं ना कहीं खोती जाती है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? ऐसा है, उसके लिए निश्चित रूप से खुले दिल से इसको स्वीकार कीजिए। परिवर्तन समाज का नियम है। थोड़ा बहुत परिवर्तन अगर होता है धीरे धीरे, आप जब देखें, गौर करके देखिए आप कि अगर हम हिंदी बोलते हैं रांची में, अगर वही हिंदी कोडरमा में बोली जाती है तो उसका एक्सेंट यानी उसका उच्चारण बदल जाता है, पटना जाते जाते और बदल जाता है। तो ये परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को हमें स्वीकार करना चाहिए। और जहाँ तक शुद्ध की बात है तो शुद्ध हिंदी या शुद्ध भाषा बोला जाना ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति भाषा के प्रति कितना संवेदनशील है। आमतौर पे लोग काम चलाऊ भाषा ही बोलते हैं, लेकिन भाषा समाज को प्रभावित करती है, भाषा समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका एक उदाहरण अगर जो आप देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि आज के दिन भी लगभग 50% समाचार पत्र अपने देश में हिंदी के ही बिकते हैं और 41% समाचार पत्र क्षेत्रीय भाषाओं के बिकते हैं, राज्य की अन्य भाषाओं के, और केवल 9% समाचार पत्र अंग्रेजी में बिकते हैं, अंग्रेजी के बिकते हैं। और अपने देश में केवल 3 लाख लोगों ने ही अपनी मातृभाषा अंग्रेजी बताई है, बाकी सब लोगों की या तो हिंदी है या तो दूसरी भाषा है। ये अलग बात है कि हिंदी में भी ढेर सारी बोलियां हैं, मगही है, भोजपुरी है या अवधी है, ब्रज की भाषा है, लेकिन आप इतना तो पाएंगे कि ये समाज को किस तरह से प्रभावित करता है ये समाचार पत्र या मीडिया के माध्यम से। लेकिन वो सबकी भाषा तो होती है हिंदी ही। आप देखते होंगे, गौर कीजिए आप कि कभी जैसे धनतेरस है, अब नया नया अक्षय तृतीया भी बहुत प्रचार में है, तो धनतेरस के में आप देखेंगे कि दिवाली के कुछ दिन पहले ही से बहुत बड़े बड़े विज्ञापन सब आ रहे हैं अखबारों में और बड़े बड़े समाचार आते हैं, इस दिन ऐसे हो रहा है, इस दिन ये मुहूर्त है। लेकिन आप गौर करके उसी दौरान देखिए तो अंग्रेजी अखबारों में वो विज्ञापन नहीं है। इसका मतलब है कि मीडिया हमको भाषा के माध्यम से प्रभावित करती है, लेकिन हिंदी भाषा के माध्यम से ज्यादा प्रभावित कर रही है। आज के दिन भी एक अनुमान के अनुसार लगभग 65% लोग अपने देश में हिंदी को अच्छी तरह समझते हैं,
अच्छी तरह बहुत नहीं बोल सकते लेकिन समझते हैं, और लगभग आधे से ज़्यादा भूभाग जो है वो बिल्कुल हिंदी के द्वारा कवर किया जाता है जी। मैं यही समझता हूँ जी राकेश जी, कार्यस्थल पर हिंदी भाषा का प्रयोग और उसके बाद घर और बाहर व्यावहारिक बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग, दोनों में कितना अंतर आप पाती हैं? जी, अंतर तो मैं यही देख पाती हूँ कि मतलब कार्यालय में भी जैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यालय में ज़्यादातर जो बहुत अच्छे तरीके से लिया गया हिंदी भाषा को, लेकिन जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं वहाँ पे आज भी जो कल्चर को दिखाया जा रहा है वो इंग्लिश कल्चर को बच्चों को मतलब बोलने के लिए बोला जाता है। और जब हम घर पे जाते हैं तो हम अपने जो भी राजभाषा होती है, जो हमारा जो भाषा बोली जाती है, चाहे वो हिंदी हो, खोटा जैसे रांची जो झारखंड की भाषा है, जो भी अलग अलग राज्य की भाषा, तो वहाँ पे लोग ऐसे उस तरीके से बात करते हैं। तो ज़्यादातर हमारे देश में आज भी बोला जाता है 70% लोग जो कि हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं और समझते हैं। और आज देखिए आज के समय में सबसे बड़ा जो हिंदी को जो चीज़ को दिखाया जा रहा है वो बॉलीवुड पिक्चर्स है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोग उसको देखते हैं और समझते हैं। तो जो हिंदी भाषा जिस तरीके से हमारे ऊपर एक अपना छाप छोड़ रही है, तो ऐसा नहीं कि कार्यालय और घर दोनों जगह पे बराबरी से बोला जा रहा है, बैलेंस करके बात किया जाता है। और हमें हिंदी भाषा को अगर बहुत बड़े स्तर पर समझना है युवाओं को, जैसा आपने पूछा था कि युवाओं को हम हिंदी की भाषा के प्रति मतलब हम उसको आकर्षण कैसे कर सकते हैं, तो घर पे अगर आप हिंदी भाषा में बात करें, जो भी हमारे रामायण महाभारत जो भी ग्रंथ हैं उसके ऊपर बात करें, तो हिंदी भाषा अपने आप युवाओं को समझना शुरू हो जाएगा और उनके प्रति वो झिझक खत्म हो जाएगी कि हमें हिंदी भाषा में बात क्यों करनी चाहिए, क्योंकि वो एक सांस्कृतिक प्रदर्शन है हमारे लिए। जी। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि उसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। आप जिस पद पर हैं, ऐसे में आपने खुद हिंदी को स्थापित करने के लिए क्या कुछ किया है? जैसे कि मैडम मैं इस संबंध में कहूँ कि चूँकि मैं अभी एक केंद्र सरकारी कार्यालय में सहायक निदेशक पर हूँ और साथ ही साथ यहाँ नगर स्तर पर विभिन्न केंद्र सरकारी कार्यालय हैं जिसका नाम है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, और उस समिति के सदस्य सचिव भी मैं हूँ। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि विभिन्न कार्यालयों में हिंदी को कैसे और बढ़ावा दिया जाए और जो लक्ष्य हम लोग को दिया गया है उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। तो हमने ये कोशिश की कि जो भी रिपोर्टें आती है विभिन्न कार्यालयों से, तो रिपोर्टों की बड़ी अच्छी तरह से समीक्षा की जानी चाहिए। और समीक्षा के दौरान ये देखा जाता है कि कुछ कार्यालयों में अभी भी कुछ नियम अधिनियम के बारे में जानकारी नहीं है उन लोगों को। तो ये कोशिश हम करते हैं कि उस अधिनियम नियम के बारे में उन लोगों को रूबरू कराने के लिए कि विभिन्न कार्यालयों में कुछ कार्यालयों में जा करके वहाँ कार्यशालाओं का आयोजन करें और कार्यशालाओं के अंतर्गत विभिन्न केंद्र सरकारी कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारियों को वहाँ उपस्थित होने के लिए अनुरोध करें। और साथ ही साथ ये भी करते भी हैं हम लोग कि उन लोगों को इस अधिनियम और नियम के बारे में बताया जाए। ऐसा नहीं है कि केवल राजभाषा के ही संदर्भ में बताया जाए। कुछ कार्यालयों में मैंने ऐसा भी कहा है कि आप अपने विषयों को भी हिंदी भाषा के माध्यम से ही समझाइए। क्योंकि मैं आयकर विभाग में हूँ, तो आयकर से संबंधित कार्यों को लोग और अच्छी तरह से समझ पाएंगे जब हम उसको हिंदी में ही समझाएंगे, बशर्ते कि अंग्रेजी के बजाय। तो इसी तरह हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हिंदी भाषा की प्रगति प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न कार्यालयों में जाएं और उस कार्यालय में जो काम हो रहे हैं उसको देखें, समीक्षा करें और उन लोगों को समय समय पर मार्गदर्शित करें। और ये हम लोग का लक्ष्य है। और जहाँ तक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति केंद्रीय कार्यालय रांची है, विभिन्न कार्यालय अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी रिपोर्टें आती है आगे की तुलना में बहुत ही अच्छी रिपोर्टें आ रही है। तो मैं आशा करता हूं कि आगे भी और जो भी कमियां पाई जाती है वो सब धीरे धीरे दूर हो जाएगी और लोग उस पर जागरूकता भी आ जाएगी। क्यों ना संसदीय राजभाषा समिति विभिन्न समय पर विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण करती है और निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई जाती है उक्त कार्यालयों को वो समिति मतलब उनके कार्यालय प्रमुख को कुछ ना कुछ बोलते ही हैं और आश्वासन भी मांगते हैं कि चूँकि इस तरह की जो कमियाँ पाई जाती है वो कब तक आप दूर कर लेंगे। तो वो आश्वासनों के लिए समय सीमा भी रहती है। तो हम लोग वही कोशिश करते हैं कि आप लोग ऐसा कमी ना करें या गलती ना करें ताकि समिति किसी तरह की आक्षेप करें या कोई आपत्ति उनके स्तर से हो। तो इस तरह हम लोग काम कर ही रहे हैं अभी। बिल्कुल। हिंदी के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यस्थलों पर क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए? अंजेश जी, आपके नज़रिए से क्या लगता है?
सरकारी कार्यालयों में काम को बढ़ाने के लिए पहले तो ये देखना होगा कि वहाँ काम किस तरह से होता है। जैसे मैं अपने कार्यालय का उदाहरण लूँ तो वो एक कृषि अनुसंधान संस्थान है। तो कृषि अनुसंधान संस्थान में ढेर सारे ऐसे कागजात प्रकाशित होते हैं जो जिनका सीधा लाभ किसानों को मिलता है। तो हम लोगों को पहले ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी इस तरह के प्रकाशन होते हैं वो निश्चित रूप से हिंदी में हो। जैसे हमने न सिर्फ हिंदी में बल्कि वहाँ बंगला में और मराठी में भी पब्लिश किया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि किसानों को हमें बताने के लिए ऐसा नहीं हुआ, सीधे सीधे उनके पास हमारी चीज़ें पहुँच गई। तो इसी तरह से अगर आयकर कार्यालय है या कोई और भी दूसरा कार्यालय, तो उन कार्यालयों का जो आम जनता से जो जुड़ाव है, किस काम के लिए है, आम जनता से की क्या अपेक्षाएं हैं उस कार्यालय से और कार्यालय की क्या अपेक्षाएं हैं आम जनता से, उस तरह के प्रकाशन के साथ जनता से जोड़ा जा सकता है। एक बात हुआ। और कार्यालय में कार्यान्वयन हिंदी का ज़्यादा हो, उसके लिए 2-3 बातें होती है। हालांकि आजकल तो स्थिति थोड़ी अलग हो गई है, बहुत सारे कार्यालयों में ई ऑफिस हो गया है। लेकिन पहले जब केवल कागज़ पर ही काम होता था तो हमने ऐसा किया था कि ढेर सारे स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक प्रपत्र हमने बना दिए थे हिंदी में, और उसको हमने अपने वेबसाइट पे डाल दिया था। जिसको भी ज़रूरत हो, आकस्मिक अवकाश का फॉर्म वहाँ रखा हुआ है, भविष्य निधि के लिए आवेदन देना है तो उसके लिए भी फॉर्म वहाँ है, सीधे गए वहाँ से टाइप करके आप आवेदन दे सकते हैं। बिल्कुल हिंदी में सारे तकरीबन 30-40 ऐसे कागजात थे जो कि बिल्कुल हमने हिंदी में डाल दिए थे। तो इस तरह से होता था क्या, जैसे मेडिकल का प्रतिपूर्ति का होता है, रिम्बर्समेंट का होता है, तो उसके लिए भी सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई रहती थी। जिनको ज़रूरत होती थी वहाँ से निकाल के प्रिंट कर लेते थे। तो कुछ इस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। दूसरे, चूँकि अखिल भारतीय कार्यालय है, अखिल भारतीय स्तर का, तो इसमें कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो कि अहिंदी भाषी हैं, जिनको कठिनाई होती है। तो वैसे जब कठिनाई होती है तो उनको थोड़ी सहायता की जानी चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए कि किस तरह से काम होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके प्रश्न से हट करके एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हिंदी की जो स्थिति है एक मामले में बड़ी कहीं कहीं पे चिंताजनक है। वो ये है कि आज के दिन में सारे पाठ्यक्रम ज़्यादातर व्यावसायिक हो गए हैं, और व्यावसायिक पाठ्यक्रम तकरीबन, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, ये सारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम लगभग 90 या यूँ कहिए कि 97-98% केवल और केवल अंग्रेजी में पढ़ाए जा रहे हैं। ये थोड़ी चिंता का विषय है। लेकिन आशाजनक पहलू ये है कि उसके बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट में आज भी हिंदी का महत्व है। इसीलिए हिंदी को रोजगार से जोड़ने की ज़रूरत है। मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी प्रोफेशन हैं उन सबों में, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, चाहे सेल्स में जाएं या प्रोडक्शन में जाएं, बहुत सारे तरह के प्रोफेशन है, चाहे कृषि है या दूसरे, केवल 6% ही सरकारी नौकरी है। तो बाकी जितने भी प्रोफेशन है उसमें कहीं न कहीं से हिंदी का जुड़ाव है जी। तो इसलिए हिंदी को आप नज़रअंदाज करके नहीं चल सकते। मैं इसका भविष्य अच्छा देखता हूं, लेकिन चूंकि शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण जो है सो अंग्रेजी में हो रहा है, वो थोड़ी चिंता का विषय। जी बिल्कुल, चूँकि समय कम है इसलिए मैं चाहूँगी कि बहुत ही कम शब्दों में हिंदी के वर्चस्व को और स्थापित करने के लिए, चूँकि राजभाषा का उसे दर्जा प्राप्त है, उसे बचाए रखने के लिए, संजोए रखने के लिए एक एक शब्द में क्या कुछ आप लोगों के नज़रिए से किया जाना चाहिए? राखी जी। जी, मेरा मानना है कि सबसे पहले तो हमें हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में देखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे देश में, विश्व भर में हिंदी को बहुत आसानी से समझ पाते हैं। तो जो भी स्कूल कॉलेजेज हैं वहाँ पे जो भी पाठ्यक्रम, जो भी बुक्स आ रहे हैं, उनको हिंदी में बताया जाए और अच्छे अच्छे कुछ कहानियाँ प्रस्तुत किए जाए, जिससे युवा हमारी हिंदी को अपना सके और देश भर में उस चीज़ को, धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर को बोल सकें। जी सरकार जी। हाँ, राजभाषा हिंदी के स्तर को और आगे ले जाने के लिए ये आवश्यकता है कि संघ सरकार के द्वारा जैसे ही वार्षिक कार्यक्रम जारी होता है, उसी तरह और जागरूकता और फैलाया जाए संघ सरकार की ओर से, और विभिन्न कार्यालयों में उसको लागू करने के लिए बड़ी पुरजोर से
उसके लिए उत्तरदायित्व तो ही लेना होगा संघ सरकार को, तभी जा करके हिंदी की प्रगति हो पाएगी। बिल्कुल। अंजेश जी, कम शब्दों में। जैसे अगर हम देखते हैं तो केवल कार्यालय नहीं, हमें समाज में लोगों के बीच हिंदी को लोकप्रिय करने की ज़रूरत है, लोगों को उनके महत्व को बताने की ज़रूरत है, लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार केवल अंग्रेजी में नहीं है, दूसरे ढेर सारे रोजगार हैं वो हिंदी में भी हैं, और उसके माध्यम से हम और आगे बढ़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इस विषय पर अपने विचारों को हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा किया, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। दर्शकों, हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, यह हमारे जीने का आधार है, और अगर हिंदी जीने का आधार है और जीना है तो इसे संजोने की ज़रूरत है, और इसके लिए आप सभी को जागरूक होना पड़ेगा हिंदी भाषा के प्रति। हिंदी को बचाना है, इसे देश भर में बढ़ाना है, तो हिंदी को समझिए। अगर आप हिंदी को समझेंगे तो हमारी राजभाषा जो है वो खुद गौरवान्वित महसूस करेगी। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।